अरे चुप कर, बहू आ चुकी है। उसके सामने ये सब बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बेवजह गुस्सा होगी और घर सिर पर उठा लेगी। सास प्रमिला देवी अपनी छोटी बहन सरोज बुआ से बोली। बहू श्रेया को घर में घुसते देखकर सास प्रमिला देवी चुपचाप बैठ गई। श्रेया ने घर में घुसते ही मौसी सास को देखकर उन्हें प्रणाम किया और हाल चाल पूछने लगी। बस बहू, मेरे हाल चाल तो ठीक ही हैं, पर तुम्हारे घर की स्थिति ठीक नहीं लग रही। देखो ना, दीदी को कह रही हूँ हमारे साथ रामेश्वर जाने के लिए, लेकिन ये जाने को तैयार ही नहीं हो रही। सरोज बुआ ने कहा। अब मौसी, इसमें मैं क्या बोलूँ, आप लोग बातें कीजिए, मैं थोड़ा चेंज करके आती हूँ, कहकर श्रेया अपने कमरे में चली गई। देखा, कुछ भी जवाब ठीक से नहीं दिया ना, चली गई अपने कमरे में। अब तू ही बता, कैसे जाने के लिए हाँ कह दूँ। प्रमिला देवी मजबूरी जताते हुए बोली। अरे दीदी, तुम भी हद करती हो, बहू से इतना डरती क्यों हो? पैसा तुम्हारा बेटा देगा, बहू थोड़ी ना जो उससे पूछ रही हो। सरोज बुआ चिढ़ते हुए बोली। अब तुझे क्या बताऊं, बेटा विवेक ने अभी नौकरी बदली है तो उसे इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ बहू की तनख्वाह से ही काम चलाना पड़ता है, इसलिए पूछना पड़ता है इस महारानी से। अच्छा, विवेक ने फिर से नौकरी बदल ली क्या? आखिर ये टिककर काम क्यों नहीं करता? सरोज बुआ बोली। अरे वो तो बहुत कोशिश करता है, पर क्या करे, किस्मत ही साथ नहीं देती। कहते हैं बहू के कदम शुभ हो तो सब कुछ हो जाता है, पर यहाँ तो ऐसी बहू आई है कि मेरा बेटा कहीं टिककर काम ही नहीं कर पा रहा। प्रमिला देवी बोली। हाँ दीदी, ये बात तो है, औरत के कदम शुभ हो तो घर में बरकत हो जाती है, नहीं तो कुछ के कदम तो ऐसे होते हैं कि बसा बसाया घर भी उजड़ जाता है। सरोज बुआ ने हामी भरी। श्रेया अंदर से सब सुन रही थी, उसे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। जब इंसान खुद मेहनत ना करना चाहे तो दोष दूसरों पर डालना आसान होता है। विवेक की शादी श्रेया से 2 साल पहले हुई थी। उस वक्त वह अपने पिता के साथ कपड़ों की दुकान संभालता था, लेकिन मन कभी नहीं लगाता। शादी के 7 महीने बाद पिता का देहांत हो गया और अब उसे टोकने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे दुकान बंद करनी पड़ी और घर की बची खुची सेविंग भी खत्म होने लगी। तब प्रमिला देवी ने उसे नौकरी करने को कहा, पर टिककर काम कहाँ करता। पहली नौकरी 3 दिन में छोड़ दी, दूसरी भी ज़्यादा दिन नहीं चली। आखिरकार श्रेया ने नौकरी शुरू की ताकि घर चले। उसने अपनी सैलरी पर पूरा नियंत्रण रखा, ना प्रमिला देवी को ना विवेक को खर्च करने दिया। बस यही बात प्रमिला देवी को चुभती थी। अब जब रिश्तेदार ताना मारते तो इल्ज़ाम श्रेया पर लगा देते कि उसके पैर ही अशुभ हैं। थोड़ी देर बाद विवेक की आवाज़ आई। अरे मम्मी, बहुत टेंशन है, ऑफिस वाले बहुत परेशान करते हैं। आज सिर दर्द का बहाना करके जल्दी आ गया। अरे बेटा, काम तो करना ही पड़ता है, ऑफिस में कोई यूं ही सैलरी नहीं देता। सरोज बुआ बोली। तो क्या जान ही ले लेंगे? मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूँ, थोड़ा घूम फिर कर दिमाग फ्रेश करूँगा, फिर नई नौकरी देखूँगा। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें नौकरी छोड़ने की, हर जगह तो तुम्हें प्रॉब्लम है, क्या हर दफ्तर में ही बुराई है? अब की बार श्रेया बोली। अरे कैसी बीवी है तू, पति को दिक्कत हो रही है और तू उसे समझाने की बजाय डांट रही है। प्रमिला देवी भड़क गई। मम्मी जी, हमें कमाना है, कोई करोड़पति नहीं है हम। एक नौकरी में कमी है, दूसरी में भी, तो क्या हर बार बदलते रहेंगे? तू तो पैसे कमाने लगी है, अब घमंड आ गया है। सब कुछ तेरे आने के बाद ही बिगड़ा है, तू ही अशुभ है। तो फिर ठीक है ना, दूसरी नौकरी ही क्यों, दूसरी बीवी भी ढूंढ लीजिए, शायद उससे बरकत आ जाए। मैं साथ निभा रही हूँ, पर अगर यही चलता रहा तो फिर मुझे भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा, कहकर श्रेया अंदर चली गई। विवेक को मजबूरी में नौकरी में टिकना पड़ा और प्रमिला देवी बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया था कि श्रेया अगर चली गई तो इस घर की हालत और भी बुरी हो जाएगी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।